मेरा नाम शुभम है। मैं 18.5 साल का एक जवान गोरा चिट्टा लड़का हूँ। बहुत साल पहले मैं आर्मी की भर्ती देखने के लिए सर्टिफिकेट बनवाने कचहरी गया था। उन्होंने बताया कि इस फॉर्म पर तुम्हारे गांव के नंबरदार या सरपंच के दस्तखत होने चाहिए। उस दिन वापस अपने गांव सरपंच से दस्तखत करवाने आ गया। हमारे गांव का सरपंच काफी पढ़ा लिखा और लगभग 65 साल की उम्र का था। वह लगातार 5वीं बार सरपंच बना था। वह पहले सरकारी नौकरी पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुका था। मैं ज्यादातर घर में रहने वाला लड़का ही था। इस वजह से सरपंच को कभी गौर से नहीं देखा था। जिस दिन मैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हस्ताक्षर करवाने सरपंच के घर गया, तो मुझे सरपंच साहब की पत्नी ने कहा, बेटा थोड़ा रुक जाओ, वह अंदर स्नान कर रहे हैं। उसने वेट करने को कहा। मैं सुबह सुबह ही सरपंच के घर चला गया था। मैं सरपंच साहब के कमरे के बिल्कुल सामने ही एक झूले पर बैठकर इंतजार करने लगा। मैं सरपंच साहब के कमरे के अंदर देख रहा था। वह अपने कपड़े उतार रहे थे और स्नान करने जा रहे थे। कपड़े उतारते समय उनका मुंह मेरी तरफ नहीं था। इस वजह से मैंने उनके गोरे गोरे शरीर को अच्छी तरह देखा। उनका शरीर बिल्कुल गोरा चिट्टा था। मेरे दिल में एक अलग ही सुकून जैसा महसूस हुआ। क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा था, मैं सोचता था कि अमीर लोग किसी अलग तरीके से स्नान करते होंगे। खैर, मेरे मन में अभी भी सरपंच के कपड़े उतारने वाला सीन घूम रहा था। थोड़ा इंतजार करने के बाद सरपंच साहब नहा धोकर तौलिया लपेटे मेरी तरफ आ गए। क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें सुनेहा लगा दिया था कि एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है। उन्होंने एक अलग अपना दफ्तर बना रखा था जिसमें वह सारे लिखित कामकाज करते थे। उन्होंने मुझे वहां उनके पीछे आने को कहा। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा तौलिया ही पहना हुआ था जो सिर्फ उनके गुप्त अंग को छिपा रहा था। बाकी सारे शरीर पर कुछ नहीं था। कमरे में वह एक कुर्सी पर बैठ गया और मैं खड़ा ही था। मैं उसकी छाती की तरफ देखता रहा। उसकी छाती पर एक भी बाल नहीं था। उसके छोटे बटन पिंक थे। उसकी सफेद सफेद दाढ़ी और उसकी मूछें मुझे आकर्षित कर रही थीं। वह एक परफेक्ट बंदा था जिसमें मुझे कोई कमी नहीं जाप रही थी। फिर मैं रोजाना उसके घर के आगे एक चक्कर जरूर लगाता कि उसके दर्शन हो जाए। फिर मुझे एक जगह का पता लगा जहां वह रोज जाता था। मैं भी वहां रोजाना जाने लगा। उसे भी पता लग गया था कि यह वही लड़का है जो हमारे घर आया था। मैं उसकी तरफ घंटों देखता रहता। जब वह मेरी तरफ देखता तो मैं शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता। पर यह शर्म बहुत ही थोड़े दिनों के लिए चली। फिर मैं उसकी तरफ अच्छी तरह देखने लगा। सरपंच साहब के मन में भी यह बात जरूर घर कर गई थी कि यह लड़का मेरी तरफ ही देखता रहता है। शायद उसे कुछ महसूस हो गया था। फिर मेरे सब्र का बंधन टूटता जा रहा था। एक दिन मैंने उसकी तरफ इशारा कर ही दिया, पर उसने मेरी तरफ कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके पूरे दिन के समय का भी पता कर लिया था कि वह कहाँ जाता है, कहाँ आता है। मैंने हर रास्ते में उससे मिलना शुरू कर दिया। मिलने से मतलब टकराना। और उसकी तरफ देखता हुआ कोई न कोई इशारा कर ही देता। ऐसे ही 2 महीने तक चलता रहा। मुझे अभी कुछ पता नहीं था कि उसे मेरे बारे में कुछ पता चला है या नहीं। मैं उसे चाहता था। मुझे यह भी चिंता थी कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे। इस वजह से जब भी गांव का कोई शख्स हमें पास देख लेता, मैं चुपचाप निकल जाता। मैं जितने भी इशारे करता था, बिल्कुल एकांत में करता था। फिर मुझे पता लगा कि वह किसी के घर दूध लेने शाम को रोजाना जाता है और जिस गली में से वह गुजरता है, वह बिल्कुल तंग गली होती है और सुनसान होती है। मैं उस गली में उसके उल्टे पास से आते हुए कई चक्कर लगा देता।
ये चक्कर मैं मोटरसाइकिल पर लगाता था। इतने चक्कर लगाने के बावजूद भी मुझे यह तो पता लग गया था कि उसके मन में कोई न कोई प्रश्न तो है, पर वह अच्छा है या बुरा मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि वह सारी बातें समझ चुका है, क्योंकि मैंने उसे सारे इशारे कर दिए थे। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि रुककर उससे कोई बात कह सकूं। उसे दूध लेने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। उसकी थकावट मुझे हर रोज नजर आती थी, लेकिन जिस उम्र में वह था, उस उम्र में अक्सर लोग सैर करना पसंद करते हैं, पर कभी कभी फिर भी थकावट महसूस होती ही है, और मन में यह ख्याल आता है कि कोई रास्ते में मिल ही जाए जो मुझे वहां तक छोड़ दे। मैं इस दिन का ही इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे हाथ देता देता रह गया, पर मुझे यह पता लग गया था कि वह मुझे रोकना चाहता था, पर मैं रुका नहीं क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी शर्म महसूस होती थी। उसकी भी मुझे अच्छी तरह रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अगले दिन का इंतजार था। अब मैं उसके सामने से आने की बजाय उसके पीछे से मोटरसाइकिल लेकर जाता था। इस दिन भी मैं पीछे से मोटरसाइकिल लेकर उसके पास से गुजर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह मुझे रोकेगा, और वही बात हुई, उसने मुझे रोक लिया। वह मेरे पीछे बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, मैंने सुना था तेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा, नहीं अंकल जी, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं तो कोर्स करने बाहर गया हुआ था। उसने कहा, अच्छा। उनका सहारा मुझे पीछे से महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि वह मेरे साथ बैठ गया है। इसके बाद उसने मुझे उतरने के लिए कहा और आगे जाने के लिए कहा। मुड़ता हुआ मुझे वापस ले जाईं। उसे भी इस बात का डर था कि हमें कोई साथ में न देख ले। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी एक पर्दा रखना चाहता था। वापस आते हुए मैंने उसे फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। इस बार वह मेरे बहुत करीब बैठे थे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था, पर मैं कुछ बोल नहीं सका। मुझमें बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि आज एक मेरी बड़ी जीत हुई है। फिर उसे मैंने उसके घर से थोड़ा पीछे उतार दिया। उसने मेरा धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। मैं भी अपने घर चला गया। अब मुझे बस अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, पर इस दिन मैंने उससे उसका मोबाइल फोन नंबर ले लिया था। लेकिन रास्ते में मेरी उस दिन भी बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही उसकी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने उसे फोन लगा लिया और कहा, मैं वही लड़का बोल रहा हूं। उसने कहा, हाँ जी बताओ। मुझे ऐसे लगा कि उसके पास कोई है, इस वजह से मैंने उन्हें थोड़ा साइड में होने को कहा। वह साइड में हो गए और बोले, हाँ जी बताओ। मैंने उनसे कहा, क्या आपको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ? उन्होंने कहा, किस तरह का शक? मैंने कहा, आपने मेरे इशारों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, कोई ना, सुबह बात करते हैं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें फोन लगाता था। मुझे पता था उस वक्त सुबह सुबह वह सैर पर गए होंगे और अकेले होंगे। उन्होंने मेरा फोन पहली रिंग पर ही उठा लिया, जैसे वह इंतजार ही कर रहे थे। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग विश की। उन्होंने कहा, हाँ जी बेटा, अब बताओ क्या बात थी? मैंने कहा, मैंने आपको जो इशारे किए थे, आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, बेटा मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, फिर क्या होता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। अभी भी मुझे अच्छी तरह बात समझ नहीं आई थी कि वह हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कोड में कहा कि कब समय मिल सकता है मिलने का। उन्होंने कहा, जब मर्जी आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, अकेले मिलना है। उन्होंने कहा, अकेले क्यों मिलना है?
मैंने उनसे कहा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। उन्होंने मुझे एक बार मना करते हुए कहा, मैं गांव का प्रतिष्ठित बंदा हूं, मुझे सावधानी रखनी पड़ती है। मैंने भी उनसे कहा, आप मुझे जानते हो, मैं भी गांव का पढ़ा लिखा लड़का हूं, मुझे यह जानकारी पहले से ही है, इसलिए आप बेफिक्र रहो। उन्होंने मुझे मिलने के लिए हाँ कर दी। मैंने उनसे जगह पूछी तो उन्होंने मुझे उनके खेत आने को कहा। वह मुझे दिन में मिलने बुला रहे थे, लेकिन दिन में कोई भी हमें देख सकता था, इस वजह से मैंने उन्हें सुझाया कि रात का प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा, तू मेरे साथ एक दिन खेत पानी लगाने चला जा मजदूरी पर, इससे हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा और हम साथ में खेत के काम के बहाने मिल भी लेंगे। फिर उस रात मैंने अपने घर वालों को कहा कि सरपंच साहब ने मुझे मजदूरी पर खेत पानी लगाने बुलाया है। मेरे घर वालों को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि घर में पैसे आने थे। अब मैं मोटरसाइकिल पर सरपंच के खेत की तरफ जा रहा था और मुझे बड़े ही ख्याल आ रहे थे कि यह रात कैसी गुजरेगी। सरपंच ने मेरे खाने पीने के लिए वहां पूरा प्रबंध किया हुआ था। हालांकि मैं शराब नहीं पीता था, पर उन्होंने वहां शराब का प्रबंध भी किया हुआ था। थोड़ा सा काम करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा और उन्होंने मुझे भी एक पैक पिला दिया। मुझे शराब बहुत कड़वी लगी, पर बाद में अच्छा नशा महसूस हुआ। सरपंच ने मुझसे बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। फिर गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम दोनों ने मोटर के ठंडे पानी से चेहरा और हाथ पैर धोए। ठंडे पानी में हाथ मुंह धोने में हमें बहुत मजा आ रहा था। सरपंच ने एक और पैक पीने को कहा। हम दोनों को अब काफी नशा हो गया था। चिकन और रोटी खाकर हमने सोने का इरादा किया। हमारे पास वहां एक खाट थी और हमें चाहिए भी एक ही थी। हम वहां सोने के लिए मच्छरदानी भी लेकर गए थे, ताकि मच्छरों से बचा जा सके, और मोटर पर बिजली वाला पंखा भी था। हमारा शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। फिर हम दोनों ने वहां खाट बिछाई और उसी पर सोने के लिए लेट गए। यह रात बहुत खास और यादगार रही। हमें रात के 1 बजे नींद आई और सुबह 4 बजे हम फिर उठ गए थे। इसके बाद मैं ऐसे ही कभी कभी एक रात मजदूरी पर सरपंच के साथ जाता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि सरपंच को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके घर मातम छा गया था। जितना सरपंच का परिवार दुखी था, उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी था, क्योंकि हम दोनों साथ ही खेत काम करते थे। वह मेरा एक अच्छा दोस्त बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी शुभम और उसके गांव के सरपंच की एक कहानी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।